क्लास 12th फिजिक्स मैग्नेटिज्म चुंबकत्व के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। यहाँ आप हेडिंग को देखिए, धारावाही वृत्ताकार लूप, मतलब हमको एक वृत्ताकार लूप लेना है, उसमें धारा प्रवाहित करना है। और चूंकि आपने लूप लिया है तो केंद्र और त्रिज्या भी लेना है। तो हम मान लेंगे कि माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। ये इतनी बात समाप्त हो गई। धारावाही वृत्ताकार लूप, तो एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O और त्रिज्या क्या है, R है, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब कहा गया है कि लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो कि लूप कहाँ रखा है, उस लूप का अक्ष कहाँ है, और उस अक्ष का कोई बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वो कहाँ है। तो हम यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि हम लूप को कहाँ मान रहे हैं। लूप को हम मूल बिंदु पर XY तल में मान रहे हैं, ये X और ये Y। तो ये जो आपका लूप है ये इस मूल बिंदु O पर XY तल में मान रहे हैं, X और ये Y। तो डेफिनेटली ये जो लूप का अक्ष होगा वो X अक्ष के अनुदिश होगा। तो ये जो लूप का अक्ष होगा ये यहां होगा इस तरह से, और इस अक्ष पर हमने एक बिंदु मान लिया है P, और ये P कितनी दूर माना है, इस लूप के केंद्र O से X दूरी पर माना है। अब इस P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो देखिए हमारी लोकेशंस भी स्पष्ट हो गई। हमने लूप भी ले लिया, केंद्र भी बता दिया O, त्रिज्या भी बता दिया R, और हमने ये बता दिया कि इसके केंद्र O से X दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। हमने ये भी बताया कि जो लूप है उसको हम मूल बिंदु पर कहाँ मान रहे हैं, XY तल में मान रहे हैं, और X अक्ष उसका क्या बन गया है, अक्ष बन गया है। तो चलिए अब हमें इस बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमें यहाँ पर एक अल्पांश लेना होगा। तो हमें लूप पर एक अल्पांश ले लेते हैं जिसकी P से दूरी हमारी हो जाएगी R, और इस अल्पांश को हम अवयव या एलिमेंट कह देते हैं। तो एक अवयव या एलिमेंट हमने ये dl लिया है, और ये dl जो है अवयव या एलिमेंट जो हमने लिया है इसकी P से दूरी R है, मतलब P से dl को जोड़ने वाला जो सदिश है वो वेक्टर R है। अब मान लेते हैं कि dl और वेक्टर R के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल सपोज कितना है, थीटा है। तो ये dl और R के बीच का जो एंगल है वो हमने मान लिया है कि वो थीटा है। जो यहाँ पर वेक्टर dl और वेक्टर R के बीच का जो एंगल होगा वो हमने थीटा माना है, जो यहाँ कितना है, 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्पांश के कारण बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमें बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करना चाहिए। और जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर या करंट एलिमेंट या धारा अवयव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को बताने वाला एक व्यंजक है, एक डेरिवेशन है। तो इस अवयव जो dl के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो हम उस बायो-सेवर्ट के नियम से ही लिखेंगे, dB = μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपान R²। और यहाँ μ0 को जो है हम मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक कहेंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हुआ बिंदु P पर, किसके कारण, अल्पांश dl के कारण। देखिए बहुत बातें हमने स्पष्ट कर ली है कि ये लूप जो है मूल बिंदु पर XY तल में है, X अक्ष उसका अक्ष है, साथ में ये जो dl है ये आपका YZ दिशा में है ना, जो dl का आपका डायरेक्शन बन रहा है, कौन सी दिशा में बन रहा है,
YZ दिशा में बन रहा है, और R जो है वो कौन से तल में है, XY तल में। एक्चुअली ये विस्थापन सदिश है, और ये अवयव DL से ये आपका एक्सियल पॉइंट जो है अक्षीय बिंदु P है ना, तक ये पूरा कौन से तल में है, XY तल में है। तो चलिए अब ये DB जो है हमारा, जब हम बात करेंगे DB की, तो ये जो DB का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो DL और R के द्वारा जो बना हुआ तल है उसके लंबवत होगा। तो ये अभी हमने जो बायो-सेवर्ट के नियम से बात की कि DB = μ0/4π आइडियल sin θ/r², तो आपके मन में विचार भी आ सकता है इसको वेक्टर से लिखा जा सकता है कि, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं यहाँ उसको भी आपको उससे भी बता देता हूँ। जैसे बायो-सेवर्ट के नियम से हम लिखते हैं तो DB = μ0/4π आइडियल क्रॉस r/r³, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो DL क्रॉस R आपको पता है कि ये आपका सदिशों का सदिश गुणनफल बन रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, आइडियल क्रॉस R = आइडियल R sin 90। एक्चुअली ये DL क्रॉस R है, एक एलिमेंट है, तो ये आइडियल R sin 90 बन रहा है। तो यहाँ अगर आप आइडियल R sin 90 रखेंगे तो ये वैल्यू जैसे ही आप आइडियल R sin 90 रखेंगे तो R से R का क्यूब कैंसिल होगा और ये बच जाएगा μ0/4π आइडियल sin 90/r²। क्या ये मान भी वैसा का वैसा है, देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा कैसा है, क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री है, वेक्टर DL और वेक्टर R के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये sin 90 हो गया। और आपका sin 90 होने के बाद आप यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो आप यहाँ इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, एक ही बात है। अब देखिए उसके बाद में आप sin 90 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वो 1 हो जाएगी। तो DB = हो जाएगा μ0/4π आइडियल/r²। ये इस अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हुआ DB = μ0/4π आइडियल/r²। और हमने क्या बताया था कि इस DB की दिशा किधर होगी, तो यहाँ जो ये DB है इसकी दिशा जो है वो इस तरह से होगी। ये देखिए इस DB का जो डायरेक्शन होगा वो DL और R द्वारा बनाए गए जो तल है उसके लंबवत होगा। यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि DL और R द्वारा बनाए गए तल के लंबवत होगा DB। तो जो DB की दिशा है वो DL और R द्वारा बनाए गए तल के लंबवत होगी। तो यहाँ है DB का डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है DB = μ0/4π आइडियल/r²। और ये जो DB का डायरेक्शन है वो इस तरीके से हमने बताया। अब यहाँ हमने कुछ बातें मानना शुरू कर दी है। जैसे हमने माना है ये जो एंगल APO है इसको हमने फाई मान लिया है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो PN है ये PN इस OP के लंबवत है। PN क्या है, OP के लंबवत है। तो फिर ऐसे में ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल देखिए आप NPQ, ये भी फाई होगा। मतलब हमने जो माना है वो ये है कि जो APO है वो फाई है, और ये PN जो है लंब है किस पर, OP पर। तो हम कह रहे हैं कि NPQ भी फाई होगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक्चुअल उसका कारण क्या है कि ये वाली भी इस पे लंब आ रही है ना, और ये वाली लाइन इस लाइन पर लंब चली गई है। तो अगर ये 90 - फाई बनता है तो ये फिर फाई बन जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो NPQ है ये फाई है, और ये जो DB है, ये देखिए ये जो DB है इसको फिर हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। दो इसके घटक लंबवत हो सकते हैं, एक तो PN दिशा में, एक तो यहाँ PN दिशा में हो सकता है। देखिए ये इसका एक घटक यहाँ होगा और एक घटक यहाँ होगा OP के अनुदिश। तो जो PN दिशा में होगा वो कौन सा होगा, DB cos फाई होगा, और जो OP के अनुदिश होगा वो कौन सा होगा, DB sin फाई होगा। तो इस तरीके से हम DB के दो घटक बना सकते हैं, DB cos फाई, DB sin फाई। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ निचले सिरे पर, चलिए इसको अब यहीं छोड़ देते हैं हम, इस अल्पांश के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये उसके दो घटक भी हो गए। इस बात को हमने अब यहीं छोड़ दिया है,
इसके कारण इसके दो घटक भी हो गए, ये घटक भी निकाल दिए और यहाँ आकर छोड़ दिए। अब यहाँ निचले सिरे पर हम एक अल्पांश और ले रहे हैं, मतलब वो कहाँ कैसे ले रहे हैं, ए के बिल्कुल त्रिज्यतः विपरीत, बिल्कुल एकदम त्रिज्यतः विपरीत। ये एक हमने इस लूप पर एक अन्य अल्पांश या अवयव वैसा का वैसा ले लिया है dl लंबाई का, और इसको हमने कहा है कि ये हमने a डैश पर लिया है। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी हमारी बन के आएगी, ये वाली, ये वापस कितनी बनेगी, r ही बनेगी। और इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो फिर आपका कितना बन जाएगा, तो बिल्कुल सब चीज़ें वैसी की वैसी होगी। तो इसके कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, उतना ही होगा उसका परिमाण, मतलब उसका परिमाण वही होगा μ0/4 पाई IdL/r²। परंतु जो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस बार आपका PQ दिशा में नहीं होते हुए PQ डैश दिशा में होगा, मतलब इसका इस बार डायरेक्शन इधर होगा। अब अगर ये फाई है तो ये भी फाई है, तो फिर इसके अगर दो लंबवत घटक आप करने गए तो आपके इसके दो लंबवत घटक हो जाएंगे। एक तो ये PN डैश दिशा में हो जाएगा और ये वही होगा dB cos फाई, है ना, क्योंकि ये यहाँ आप देखिए ये यहाँ फाई है तो ये फिर dB cos फाई बनेगा। और एक आपका वही हो जाएगा OP के अनुदिश dB sin फाई। ठीक है ना, देखिए अब इसके कारण, इस dB के कारण ये देखिए ये dB cos फाई dB sin फाई, और इस dB के कारण ये dB cos फाई और ये dB sin फाई। आप एक खास बात देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर देखिए कि dB cos फाई PN दिशा में जा रहा है और dB cos फाई PN डैश दिशा में जा रहा है। मतलब अगर ऊपर से एक एलिमेंट ले लेते हैं, अवयव लेते हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो एक घटक होता है dB cos फाई, और नीचे अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का एक घटक होता है dB cos फाई, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, मतलब विपरीत हो गए हैं और समान भी हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये निरस्त कर देंगे। तो ऐसे में जब हम अगर दोनों केवल इन दो अवयवों के कारण भी अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें उसको कहना पड़ता dB प्लस dB, मतलब 2dB नहीं, हमें केवल कहना था 2dB sin फाई, क्योंकि जो dB cos फाई है dB cos फाई कैंसिल हो गया है। तो अब dB cos फाई तो हम नहीं कह सकते हैं, तो दो बार आपको मतलब dB sin फाई प्लस dB sin फाई मतलब 2dB sin फाई लिखना होगा। तो यहां हमें बात स्पष्ट हुई कि अगर हम इस लूप पर ऐसे ही ढेरों की संख्या में, क्योंकि हमें तो पूरे लूप के कारण निकालना है इसके अक्ष पर तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर हम इसी तरीके से त्रिज्यता विपरीत, जैसे एक अल्पांश यहां लिया तो एक अल्पांश यहां ले ले, एक यहां लिया तो एक यहां ले लेंगे, एक यहां लिया तो एक यहां ले लेंगे, तो त्रिज्यता विपरीत अगर अल्पांश ले लें इसकी पूरी परिधि के ऊपर, अगर अपन ऐसा कर पाए तो हम एक खास बात देखेंगे कि जो भी त्रिज्यता विपरीत अवयव होंगे उनके dB cos फाई घटक हर बार एक दूसरे को निरस्त करेंगे और dB sin फाई घटक उसके हर बार क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में जो लूप के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल और केवल dB sin फाई का ही इंटीग्रेशन या समाकलन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं b = इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई, और dB का आप मान उठाकर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, तो ये आ जाएगा आपका μ0/4 पाई IdL/r², यहाँ रख दिया तो ये हो गया μ0/4 पाई IdL/r² इंटू साइन फाई। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें मात्र सिर्फ ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसी को सॉल्व करना है, तो हमारा जो वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। आइए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा जो ये dB cos फाई मैंने हटा दी। अब हमारा जो आपका लूप के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन है उसको पकड़ लेते हैं। b = μ0/4 पाई IdL/r² इंटू साइन फाई, इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन फाई की वैल्यू रखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन फाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ फाई क्या है, ये फाई देखिए यहाँ है, कौन से ट्राइंगल में, AOP में है, ये समकोण त्रिभुज है AOP और इसमें ये फाई है। तो हम बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। आपको साइन फाई निकालना है तो साइन फाई तो आपका होगा लंब बटे कर्ण, तो समकोण त्रिभुज AOP ले लीजिए और साइन फाई निकालिए लंब बटे कर्ण। देखिए AOP में साइन फाई निकालने गए तो ये लंब भुजा देखिए कैपिटल R और कर्ण हो गया स्मॉल r, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण मतलब कैपिटल R/स्मॉल r, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, बिल्कुल आप पुट करते जाइए, एक एक चीज़ को हम पुट करेंगे। उसका कारण है कि वो फिर गणना में थोड़ा सरल हो जाएगा। तो साइन फाई के प्लेस पर कैपिटल R/स्मॉल r लिख दीजिए, तो
तो ये स्मॉल आर स्क्वायर में स्मॉल आर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब। तो ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर क्यूब इंटू आर। अब यहां के बाद हमें क्या करना है कि इस आर की भी वैल्यू पुट करना है यहां पे, स्मॉल आर की। तो ये देखिए आर आपका, ये देखिए कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो इसी एओपी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लग जाए तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो कर्ण वर्ग मतलब स्मॉल आर स्क्वायर, लंब वर्ग मतलब कैपिटल आर स्क्वायर और आधार वर्ग मतलब कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको आर स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमें चाहिए आर क्यूब। तो देखिए मैं आर क्यूब को लिखने का बहुत सरल तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप आर निकालिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। तो आर स्क्वायर का क्या होगा आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वर्गमूल मतलब 1/2। तो ये आर इज, देखिए आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ क्यूब करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आर क्यूब की आएगी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2a लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2b कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो एक ही है। अब इस इक्वेशन में आप मान रख दीजिए, इक्वेशन 2b में मान रख दीजिए। तो जब आप मान रखेंगे तो इसका रूप इस तरह से हो जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई। देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये आइडियल, ये भी आइडियल है, ये आर हो रहा है, ये आर हो रहा, और ये आर क्यूब के प्लेस पर आपने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपने इस इक्वेशन में मान रखा है, इक्वेशन 2b लिख दीजिएगा इसको, इक्वेशन 2b में मान रखने पर। तो ये यहां देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा आर क्यूब का मान ऐसा कैसा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आपने उठाकर रख दिया ये इस इक्वेशन में। अब देखिए यहां के बाद आपको क्या सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअली है किसके लिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट एक बार फ्लो कर दिया, नियत है, नियत धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आर त्रिज्या है, लूप की एक बार डिसाइड हो गई, अब नहीं बदलेगी। कैपिटल एक्स जिस पॉइंट पर आप तीव्रता निकाल रहे हैं नहीं बदल रहा है। बदलने वाली बात कौन सी है, केवल डीएल, क्योंकि हर बार अल्पांश बदल रहा है। तो फिर ये जो समाकलन का निशान है किसके लिए है, केवल डीएल के लिए समाकलन है। तो ये डीएल के लिए हम समाकलन को लगा देंगे, बाकी को समाकलन से बाहर कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे। तो ये देखिए पूरी वैल्यू कांस्टेंट के रूप में बाहर हो गई, इंटीग्रेशन के अंदर बचा है केवल डीएल। और इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान क्या होगा, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान होगा, देखिए सारे लूप पर ये अल्पांश जब मिल जाएंगे, सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे, तो ये इस लूप की परिधि आ जाएगी। और इसकी त्रिज्या चूंकि कैपिटल आर है तो इस लूप की परिधि हो जाएगी 2πr। अब आप का आंसर आपके पास तैयार है। कैपिटल आर का कैपिटल आर में गुणा कर दीजिए, 2π से 4π को कैंसिल कीजिए, नीचे 2 आएगा। तो जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आएगी म्यू 0 अपॉन 2। देखिए 2π से 4π 2 बार कैंसिल हुआ और ये हो गया आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यदि लूप के n फेरे हों तो आप इस वैल्यू में n का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो n का इसके अंदर गुणा हो जाएगा। और इसके मात्रक को लिखिए, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इस तरीके से हम धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। धन्यवाद।